हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शेखावत मेंशन। जशन को अपने ऊपर झुकते हुए देख अति ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, क्या कर रहे हैं आप जशन जी? अभी सबको डिनर करना है और आपको पता है तक्षक मेरे हाथ से सर्व किया हुआ खाना ही खाता है। उसके यूं रोकने पर जसन ने उसकी कलाई को अपने हाथ में पकड़ा और उसे देखते हुए बोला, मैं तो सब जानता हूँ बेबी डॉल, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं। अब उन्हें तुम्हारी इतनी ज़रूरत नहीं, इसलिए अब अपने बच्चों का बहाना बनाना छोड़ दो। अच्छा, मैंने कब बहाना बनाया? हमेशा से ही बनाती आई हो, लेकिन अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने वाला, जसन ने कहा और फिर पूरा ही उस पर झुका और उसकी गर्दन को चूमने लगा। तो अति को उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर गुदगुदी होने लगी। उसके हाथ खुद ब खुद जसन के सिर पर चले गए और वो धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगी। जसन उसका रिस्पॉन्स पाकर मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए तड़पती भी हो और नखरे भी दिखाती हो। उसकी बात सुन अति मुस्कुराई और बोली, क्या करूं, बीवी हूं ना। अब बीवी नखरे नहीं दिखाएगी तो और क्या करेगी? जसन उसकी तरफ देख रहा था और उसकी बात सुन अब उसने उसकी कैंची की तरह चल रही जुबान को अपने होठों से बंद कर दिया और उन्हें चूमने लगा। अति भी उसे रिस्पॉन्स देने लगी और देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे के हाथ अपने हाथों में जकड़ लिए और उनके कपड़े उनके जिस्म से अलग होकर नीचे ज़मीन पर बिखर गए। कुछ ही पलों में अति जसन का नाम लेते हुए मौन कर रही थी, तो जसन भी और ज़्यादा पैशनेट होकर उसे अपने प्यार के एहसास दे रहा था। तक्षक आरजू के कमरे के बाहर खड़ा था और उसके हाथों में खाने की ट्रे थी। उसने एक गहरी सांस ली और कमरे के अंदर चला गया। आरजू चुपचाप बेड पर बैठी थी। उसे भूख लग रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे नीचे जाना चाहिए या नहीं। उसे तक्षक की बातों का मतलब नहीं समझ आया था। उसे अभी ऐसा ही लग रहा था कि अगर वो नीचे जाएगी तो तक्षक नाराज़ हो जाएगा, इसलिए वो चुपचाप बैठी थी ताकि कुछ देर बाद नीचे जाए और खाना खा सके। पर इस वक्त उसे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। कमरे में किसी के कदमों की आहट पाकर उसने पीछे पलट कर देखा तो तक्षक को देखकर हैरान रह गई। उसे देखकर इतनी ज़्यादा हैरान नहीं हुई थी, लेकिन उसके हाथों में पकड़ी हुई ट्रे देखकर हैरान हो चुकी थी। लेकिन तक्षक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होते हुए काउच की तरफ आया और फिर टेबल पर खाने की ट्रे रख कर बोला, डिनर लाया हूँ तुम्हारे लिए। उसके कहने पर तो आरजू ने और भी ज़्यादा हैरानी से उसे देखा। तक्षक बड़ी मुश्किल से खाना यहाँ तक ले आया था, लेकिन अब आरजू जिस तरह से उसे देख रही थी उसे अजीब लग रहा था। लेकिन जिसमें खून जशन सिंह शेखावत का हो, उसे कोई प्रॉब्लम कैसे ही हो सकती है। उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और फिर आरजू की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ पर आकर खाओगी या फिर बेड पर ही लेकर आऊँ? उसकी बात सुनकर आरजू जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई, जैसे अगर एक पल भी देरी हुई तो बेड पर ही आ जाएगा। वो तक्षक के पास सोफे पर जा बैठी और ट्रे की तरफ देखने लगी, जिसमें बहुत ही अच्छे ढंग से खाना सर्व किया हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में तक्षक उसके लिए खाना लेकर आया था। आज उसके सामने वो तक्षक नहीं था जिसको उसने आज से पहले देखा था। जिस तरह से तक्षक ने उसे डाइनिंग टेबल पर देखकर रिएक्ट किया था और उसे घर से बाहर फेंकने की बात भी की थी। तक्षक उसकी तरफ देखते हुए बोला, सिर्फ खाना देखना नहीं है, उसे खाना भी है। उसकी बात सुन आरजू में अब जल्दी से अपने हाथ चलाए और ट्रे में से खाना अपनी प्लेट में सर्व करने लगी। लेकिन तक्षक के डर की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे और प्लेट और चम्मच की आवाज़ सुनकर तक्षक ये साफ महसूस कर सकता था। आरजू का डर समझकर वो आगे बढ़ा और उसके हाथों से प्लेट और कटोरी चम्मच लेते हुए बोला, एक मिनट। और ये कहते हुए उसने प्लेट में खुद ही खाना सर्व किया।
तो आरजू बस उसे देखती ही रह गई। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो चुकी थीं और मुंह खुला का खुला रह गया था। तक्षक ने प्लेट में खाना अच्छे से सर्व किया और फिर निवाला बनाकर खुद ही उसकी तरफ बढ़ा दिया और आरजू को पता भी नहीं चला कब उसके खुले हुए मुंह में निवाला अंदर भी चला गया। वह होश में आई और तक्षक के हाथों से प्लेट लेते हुए बोली, मैं खा लूँगी। क्यों? अगर मैं खिला दूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा? तक्षक एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला। ऐसा लग रहा था जैसे अगर आरजू ने मना किया तो अगले ही पल ये प्लेट सीधा उसके मुंह पर होगी। अब ऐसे में आरजू मना कैसे ही कर सकती थी। उसे जल्दी से अपना फिर ना में हिलाया और चुपचाप खाने लगी। तक्षक भी अब आराम से उसे खिला रहा था। आरजू को तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चमत्कार हो रहा हो। वो उससे भी खाने के लिए पूछना चाहती थी लेकिन हिम्मत कर ही नहीं पाई। बस खुद अकेली चुपचाप खाती रही। एक रोटी खाने के बाद आरजू तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, बस और नहीं खाना, अभी सिर्फ एक रोटी खाई है तुमने। अब पता चला मुझे तुम्हारे इतने सेहतमंद होने का राज। तक्षक मजाकिया लहजे में बोला, लेकिन आरजू की आंखों में नमी आने लगी थी। अब कैसे बताए उसे कि एक रोटी उसके लिए क्या मायने रखती है। जब कोठे पर नया नया लाया गया था तो वो हमेशा विरोध करती थी, वहाँ से भागने की कोशिश करती और अगर उसके पास कोई कस्टमर भेजा जाता तो उसका मुंह तोड़ने की कोशिश करती। वो किसी को खुद को हाथ भी नहीं लगाने देती थी और इसकी सज़ा उसे ना जाने कितने ही दिन खाना ना देकर दी जाती थी और अगर दिया भी जाता तो सिर्फ एक रोटी, वो भी केवल ज़िंदा रहने के लिए। और तब से ही आरजू का खाना पीना बहुत कम हो गया था। उसे आदत हो चुकी थी। अब तो एक रोटी से ज़्यादा खाना उसे मुश्किल लगता था, क्योंकि जब किसी इंसान को कम खाना दिया जाता है तो उसका पेट भी सिकुड़ जाता है। अगर ऐसे में उसे ज़्यादा खिलाया जाए तो वो भी नहीं खा सकता। तक्षक ने एक निवाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, कम से कम 3 रोटी तुम्हें। लेकिन बोलता ही रह गया और आरजू वहाँ से खड़ी होकर जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गई। उसे रोना आ रहा था और वो तक्षक के सामने रोना नहीं चाहती थी। उसका यूं जाना तक्षक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसके यूं जाने से उसे बेचैनी हो रही थी। वो जानता था कि शायद अतीत की कुछ बातें हैं जो उसे परेशान करती हैं, इसलिए वो ऐसे बिहेव करती है। खाना छोड़कर वो बाथरूम के दरवाजे की तरफ आया और दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, तुम ठीक तो हो ना स्नोफ्लेक? स्नोफ्लेक कहते वक्त उसकी आवाज़ बिल्कुल धीरे थी। आरजू, जिसकी आंखों में रुके आंसू अब बहने लगे थे, वो उन आंसुओं को पोंछकर अपनी आवाज़ थोड़ी नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी देर में बाहर आ जाऊँगी। आप जाइए, आपको और भी काम होंगे ना, बाकी का मैं अपने आप खा लूँगी। उसकी आवाज़ सुनकर ही तक्षक को महसूस हो रहा था कि वो रो रही है, लेकिन अब रुकता भी तो कैसे। और वो बाथरूम के अंदर जा भी नहीं सकता था क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसका मन और भी ज़्यादा बेचैन होने लगा था, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। ठाकुर मेंशन। मन्नत को आराम करने का बोलकर अर्जुन नहाने चला गया था और अब वो नहाकर आया तो उसने बेड की तरफ देखा, जहाँ पर एक बार फिर से मन्नत सो रही थी। शायद कमज़ोरी की वजह से उसकी ऐसी हालत थी। उसे एक नज़र अच्छे से देखकर अर्जुन ने अलमारी की तरफ बढ़ गया और फिर एक टी-शर्ट और लोअर पहनकर कमरे से बाहर आया। वो सीधा प्राची ठाकुर के कमरे की तरफ गया, जहाँ इस वक्त प्राची ठाकुर अपने नेल्स पर नेल पेंट लगा रही थी। दरवाजे पर कदमों की आहट हुई तो उसने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा और अपने सामने अर्जुन को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं और होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो ड्रेसिंग के सामने से खड़ी होकर दरवाजे की तरफ आई और बोली, क्या बात, आज तो खुद कुआं प्यासे के पास आ गया, कुछ जादू हुआ है क्या? अर्जुन ने उसे हाथों की तरफ देखा जिन्हें अभी अभी उसने नेल पेंट से सजाया था और उन्हें देखकर इससे मन्नत का हाथ याद आया।
जिस पर वो अभी अभी दवाई लगाकर आया था, और उसे याद करते हुए उसका चेहरा गुस्से से भरने लगा। उसके चेहरे पर आ रहे गुस्से पर एक्सप्रेशंस देखकर प्राची ठाकुर कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन ने उसे गर्दन से पकड़ा और पीछे की तरफ धकेलते हुए कमरे के अंदर लेकर आया। उसने उसे दीवार से लगाया और फिर गुस्से से दांत पीसते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसके यूं करने से एक पल के लिए तो प्राची ठाकुर सहम गई, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। वो जानती थी कि अर्जुन उसे जान से नहीं मार सकता, लेकिन उसका ये करना भी कत्ल से कम नहीं था। उसने अर्जुन के हाथ पर अपना हाथ रखा तो अर्जुन ने झट से अपना हाथ पीछे हटा लिया और गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को तकलीफ पहुंचाने की। उसकी बात सुनकर प्राची ठाकुर ने मुंह बनाया और बोली, अरे यार, मैंने कब तकलीफ दी? तकलीफ तो तुम मुझे दे रहे हो, हाथ लगाते हो और फिर अगले ही पल हाथ हटा भी लेते हो, क्योंकि तुम हाथ लगाने के लायक नहीं हो। अर्जुन गुस्से से बोला तो प्राची ठाकुर ने अब उसके सीने पर अपने हाथ रख दिए और बोली, एक बार मौका तो दो, उसके बाद मेरे अलावा किसी और का तुम्हें हाथ लगाना पसंद नहीं आएगा। अर्जुन गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद करो और अपनी औकात में रहो। आइंदा अगर मेरी बीवी को तुम्हारी वजह से थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो इस बार जिंदा छोड़ दिया। अगली बार जब तक तुम्हारी सांसें नहीं रुक जाती तब तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुन प्राची ठाकुर बुरा मानने की बजाय मुस्कुराई और बोली, मैं इंतज़ार करूंगी उस दिन का, मुझे मारने के लिए ही सही, कम से कम तुम मुझे हाथ तो लगाओगे ना। काश कुछ ऐसा हो जाए कि उस दिन। अभी वो बोल ही रही थी कि एक सर्वेंट आया और मिस्टर शैलेंद्र ठाकुर के आने का मैसेज देकर चला गया। अर्जुन प्राची की तरफ देखते हुए बोला, निहायत ही बेशरम औरत हो तुम, आई जस्ट हेट यू। पर मैं तो तुम्हारी दीवानी हूँ और हमेशा रहूँगी। प्राची ठाकुर और भी ज़्यादा बेशर्मी से बोली, लेकिन अब अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और उसे गुस्से से घूरता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद प्राची ठाकुर एक गहरी सांस लेकर बोली, अभी तो उस लड़की का सिर्फ हाथ जलाया है मैंने। अगर उसे तुमसे दूर करने के लिए मुझे उसे ज़िंदा भी जलाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे बूढ़े बाप से भी शादी कर ली, तो इस लड़की को अपने रास्ते से हटाना मेरे लिए क्या ही मुश्किल होगा। जस्ट वांट यू, आई जस्ट वांट यू, कहकर वो हल्का सा हंसी और फिर कमरे से बाहर आ गई। शेखावत मैंशन। तारा अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी और उसके सामने ही था उसका लैपटॉप, जहां पर उसे निर्भय दिखाई दे रहा था। दोनों वीडियो कॉल पर थे। तारा ने लैपटॉप अपने हाथ से पीछे किया और पूरी तरह से बेड पर पेट के बल लेटकर लैपटॉप में देखती हुई बोली, आप अभी इसे उतार रहे हैं या मैं खुद आकर इसे उतारूं? यू नो ना व्हाट आई वांट टू सी। उसकी धमकी सुनकर निर्भय हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने अपने ऊपर पहनी हुई सैंडो उतार दी, जिससे अब उसकी ब्रॉड चेस्ट तारा के सामने थी और उसे देखते हुए उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ चुकी थी। वो एकटक उसकी चेस्ट को देखने लगी और उसकी आंखों में इस वक्त एक अलग ही नशा दिखाई दे रहा था। निर्भय भी लगातार उसकी आंखों में देख रहा था। अब तारा उसकी चेस्ट को देखते हुए हल्का सा लैपटॉप के पास आई और फिर अपने होठों से पाउट बनाते हुए किस करते हुए बोली, इट मेक्स मी क्रेजी एंड आई लव योर क्रेजीनेस। निर्भय ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन वापस अपने कमरे में आया और बेड की तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ पर अब मन्नत नहीं थी, क्योंकि मन्नत वॉशरूम में थी। अर्जुन अंदर आया और सोफे पर जाकर बैठ गया। प्राची ठाकुर की बातें सुनकर उसका दिमाग खराब हो चुका था। उसे नफरत थी प्राची ठाकुर से, लेकिन फिर भी वो एक ही घर में उसके साथ रह रहा था। ये बात उसे और भी ज़्यादा पागल करती थी। कुछ देर बाद मन्नत बाथरूम से बाहर आई तो दरवाज़ा बंद करते वक्त
बेख्याली में उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखकर लॉक को हल्का सा खींचा तो उसके हाथ में दर्द होने लगा, जिसकी वजह से वो दर्द से कराह उठी। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर अर्जुन ने जल्दी से उसकी तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में आंसू देखकर वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर मन्नत के पास आया। उसने उसके हाथ की तरफ देखा जहाँ पर दवाई हट चुकी थी, क्योंकि वो दवाई दरवाजे पर लग गई थी। वो उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हें समझ में नहीं आती क्या एक बात? जब पूरा हाथ जला हुआ है तो इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है क्या? खुद को ही तकलीफ़ देने में तुम बाज नहीं आती, और मुझे तो लगता है तुम्हें समझाने का कभी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम कभी समझने वाली नहीं। आराम करने को बोला था ना मैंने तुम्हें। तो इतना तो मन्नत को जलने पर दर्द नहीं हुआ था जितना अब उसे अर्जुन की डांट सुनने पर हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वो रोते हुए बोली, मैं सिर्फ वॉशरूम यूज़। उसे रोते हुए देख अर्जुन ने अपने सिर पर हाथ रखा। उसने प्राची ठाकुर का गुस्सा मन्नत पर उतार दिया था। अब उसे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही मन्नत जल्दी से बेड की तरफ पलट गई और अपने आंसू साफ करते हुए चुपचाप बेड पर जाकर लेट गई। अर्जुन की डांट उसे सच में तकलीफ़ दे रही थी। एक वही तो था जिसने उससे इतने प्यार से बर्ताव किया था। अपने माथे पर उसके होठों का लम्स वो अभी तक नहीं भूल पाई थी। उसे यूं बेड की तरफ जाते देख अर्जुन को और भी ज़्यादा बुरा लगा। वो उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि दरवाज़ा नॉक हुआ। एक सर्वेंट खाना लेकर आया था। उसने जाकर दरवाज़ा खोला और खाना लिया तो उस सर्वेंट ने बताया कि दोपहर में भी खाना कमरे में वापस चला गया था। अर्जुन ने ही उस सर्वेंट को ये सब बताने के लिए कहा था, क्योंकि उसे मन्नत से तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो अपना खाना वक्त पर खाएगी। खाना लेकर वो अंदर की तरफ आया और टेबल पर सारा खाना रखकर वापस बेड की तरफ आया। उसने मन्नत की तरफ देखा जो तकिए में अपना सिर दबाए सुबक रही थी। वो घुटनों के बल नीचे बैठा और मन्नत के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, सॉरी, मैंने गुस्से में तुम्हें ज़्यादा डांट दिया। आइंदा से कभी नहीं डांटूंगा। लेकिन मन्नत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का हल्का रोती रही। अब अर्जुन ने उसके गालों पर अपना हाथ रखा और बोला, प्लीज़ सॉरी, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब खाना खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी। मन्नत ने रोते हुए ही जवाब दिया तो उसकी वो आवाज़ सुनकर अर्जुन को कुछ कुछ होने लगा। उसने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और फिर अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा तो मन्नत ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके इस तरह खुद पर हाथ रखने से वो एकदम सिहर उठी थी। उसकी नज़रें अर्जुन के चेहरे पर टिकी हुई थी और अर्जुन ने अब उसे अपनी गोद में उठा लिया था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें भूख लगी है तो भूख के साथ खाओ, और अगर नहीं लगी तो मेरी भूख के साथ खाओ, लेकिन खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों मन्नत को हंसी आ गई और उसकी नमी भरी आंखों के साथ होठों पर मुस्कुराहट देखकर अर्जुन उसे देखता ही रह गया। वो उसे सोफ़े तक लेकर आ गया था और अब उसने सोफ़े पर बिठाने की बजाय अपनी गोद में ही बिठा लिया था, तो हंसने की बजाय अब मन्नत को शर्म आ रही थी। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, तुम्हें बुरा लगा मैंने तुम्हें डांटा तो? नहीं, मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि आज मेरी गलती नहीं थी, फिर भी आपने मुझे डांटा। मुझे सिर्फ वॉशरूम यूज़ करना था और दिन में आपकी मम्मा ही रूम में। वो बोल रही थी और अब अर्जुन की घूरती हुई नज़र उसके चेहरे पर थी, तो वो बोलते बोलते ही चुप हो गई और उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसे ये नहीं पता था कि अर्जुन अब किस बात पर नाराज़ हो रहा है। अर्जुन ने उसकी ठोड़ी पर अपना हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और उसे देखते हुए बोला, वो मेरी मोम नहीं है। आइंदा कभी मेरे सामने उनका नाम भी मत लेना। आई हेट दैट लेडी। मन्नत को उसकी बात पर हैरानी हो रही थी।
आज सुबह प्राची ठाकुर की बातों ने भी उसका दिमाग पूरा घुमा दिया था और अब अर्जुन का उसे अपनी माँ ना मानना उसे और भी ज़्यादा हैरान कर रहा था। पर कुछ पूछने की हिम्मत तो उसमें बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसने चुपचाप अपना सिर ना में हिला दिया। अब खाना खाए? अर्जुन ने पूछा तो अब मन्नत ने अपना सिर और भी ज़्यादा ज़ोर से हिलाया, क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे यूं अपना सिर हिलाते हुए देख अर्जुन मुस्कुराया और फिर प्लेट में निवाला बनाने लगा तो मन्नत ने भी अपना हाथ प्लेट की तरफ बढ़ाया, लेकिन वो प्लेट को हाथ लगाती उससे पहले ही अर्जुन बोला, तुम रहने दो, मैं खिला दूंगा। पर आप? मन्नत ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन फिर बिना कुछ बोले ही अपना चेहरा हल्का सा झुका कर बैठ गई। अर्जुन ने उसके होठों की तरफ निवाला बढ़ाया तो उसने चुपचाप खा लिया। उसके दिल में कुछ कुछ होने लगा था। एक तो अर्जुन की गोद में बैठना और दूसरा उसके हाथों से खाना। उसकी धड़कनें बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई थी। शेखावत मेंशन। तक्षक आरजू के बाथरूम में जाने के बाद और उसके कहने पर कमरे से चला गया था, लेकिन अब कुछ देर बाद वो वापस आरजू के कमरे के बाहर खड़ा था। उसने अंदर की तरफ नज़र डाली तो उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया। वहाँ पर हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन बाहर से कुछ देख पाना मुमकिन नहीं था। इसलिए वो अंदर की तरफ बढ़ा और अंदर बढ़ते ही उसकी नज़र सीधा बेड पर गई जहाँ पर आरजू सोई हुई थी। वो बेड पर सीधे मुंह लेटी हुई थी। उसे देखते हुए तक्षक उसके पास आया और फिर छुप कर उसके चेहरे को देखने लगा। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो रोते रोते सोई है, क्योंकि उसकी आंखों के कोरों से बह रहे आंसुओं ने तकिए को भिगो दिया था और अपने निशान भी छोड़ दिए थे। तक्षक उसके बिल्कुल करीब बैठ गया और लगातार उसके चेहरे को देखने लगा। उसने डॉक्टर से बात कर ली थी और डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके साथ वायलेंस की गई है, जिसकी वजह से उसका ये हाल है। उन्होंने उसके रेप के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन इतना जानकर ही तक्षक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसे आरजू के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। ना जाने क्यों उसे उसकी तकलीफ़ खुद पर महसूस हो रही थी। उसने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को सहलाने लगी। गहरी नींद में सोई आरजू को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। वो कुछ देर उसके सिर को यूं ही सहलाता रहा और बोला, मैं नहीं जानता तुम्हें इतनी तकलीफ़ किसने दी, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि जिसने भी तुम्हें दर्द दिया मैं उसकी जान ले लूं। आज तक मुझे किसी के दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर तुम्हारे बारे में सुनकर ही मैं बेचैनी से भर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये दर्द सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी हो रहा हो। मुझे किसी का छूना भी खुद को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन तुम्हें छूते वक्त मुझे एक अलग ही फीलिंग आती है, और ये फीलिंग बुरी बिल्कुल भी नहीं, एक अलग ही सुकून सा महसूस होता है। मैं नहीं जानता ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन शायद ये होना मुझे अच्छा लग रहा है। आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अलग है, बट इट्स गुड। इतना कहकर वो चुप हो गया और फिर एक बार फिर से आरजू के चेहरे को देखता रहा। कुछ पल बाद वो अपनी जगह से उठा और बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर एक कदम बढ़ाने से पहले ही वो वापस से आरजू की तरफ घूमा और एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुक गया। आरजू का खूबसूरत चेहरा चांद की रोशनी में उसे साफ दिखाई दे रहा था। वो हल्का सा और झुका, फिर अगले ही पल उसके होंठ आरजू के माथे पर थे। उसी वक्त आरजू एक गहरी सांस लेती है तो उसकी सांस भी तक्षक को अपने चेहरे पर महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे उसके माथे पर की गई किस का जवाब मिला हो। उसे समझ नहीं आ रहा था ये उसने क्या किया, लेकिन अब तो वो कर चुका था। अब वो बिना रुके जल्दी से वहाँ से बाहर आया
और अपने कमरे में बढ़ गया, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। कुछ देर यूं ही वो अपने बिस्तर पर करवट लेता रहा और फिर 1 घंटे बाद उसे नींद आ गई। सुबह का वक्त शेखावत मेंशन। जशन और अति ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल रहे थे। दोनों को प्राइवेट जेट से ऑस्ट्रेलिया जाना था। तक्षक और तारा दोनों ही हॉल में मौजूद थे और उन दोनों की तरफ घूर कर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें शक था कि ये कोई बिजनेस रिलेटेड ट्रिप नहीं, बल्कि उन दोनों का प्री प्लान हनीमून है। उनकी घूरती हुई नज़रों से जशन तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन अति शर्म से लाल हो रही थी। अब उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें जो पूछना है अपने एमपी से पूछो, मुझे ऐसे मत देखो। उसके ऐसे कहने पर तक्षक और तारा दोनों ने जशन की तरफ देखा तो जशन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, औलादे हो मेरी औलादे बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश मत करना, वरना बाप होता क्या है अच्छे से समझा दूंगा। इतना कहकर उसने अति को कमर से थामा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तक्षक उन दोनों को देख रहा था, लेकिन तभी उसे किसी की हंसने की आवाज़ आई तो उसने सीढ़ियों की तरफ देखा। आरजू सीढ़ियों पर खड़ी जशन की बात सुनकर हंस रही थी और आज पहली बार था जब तक्षक उसे हंसते हुए देख रहा था। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर तक्षक ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी नज़रें खुद पर पाकर आरजू एकदम से चुप हो गई और उसने अपनी नज़रें भी झुका ली। उसे यूं चुप होते देख अब तक्षक ने तिरछी नज़रों से उसे देखा और उसी वक्त आरजू ने भी अपनी नज़रें उसकी तरफ उठाई तो उसकी वो नज़रें उसे और भी ज़्यादा डरा गईं। वो जल्दी से कमरे की तरफ भाग गई। उसे यूं भागते हुए देख तक्षक मुस्कुराया और फिर तारा की तरफ देखने लगा जो उसे ही घूर रही थी। वो उसे देखते हुए बोला, क्या क्या? तारा ने भी अपनी भौहें उछालते हुए कहा। क्या देख रही थी? तक्षक ने पूछा। वही जो आप देख रहे थे, तारा ने जवाब दिया। मैं तो कुछ नहीं देख रहा था, तक्षक फिर से बोला। लेकिन मुझे तो लगा आप बहुत अच्छे से देख रहे थे, तारा भी उसी के अंदाज में बोली। तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने नहीं लग गई? तक्षक अब अकड़ कर बोला तो तारा मुस्कुराई और बोली, अच्छा, लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन खूबसूरत बिल्कुल नहीं लगता। मतलब ऐसे भी कोई हंसता है क्या? खी खी करके, कहकर उसने मुंह बनाया। तक्षक ने उसे घूरा और बोला, शट अप, तुझसे तो ज़्यादा ही खूबसूरत हंसती है, तेरी तरह हंसते हंसते चुड़ैल नहीं आती उसमें। उसकी बात सुनकर तारा का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन फिर वो मुस्कुराई और बोली, मुझ में चुड़ैल नहीं आती, लेकिन शायद आप में भूत आता है, इसलिए आपको देखकर वो डर गई। तारा के कहने पर तक्षक को समझ आया कि वो गलती से क्या बोल गया, इसलिए अब वो ब्लश कर रहा था। तारा भी उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। ठाकुर मेंशन। सुबह मन्नत की आंखें खुली तो उसने खुद को अर्जुन की बाहों में पाया। रात को वो काफ़ी देर तक जागती रही थी, लेकिन अर्जुन जल्दी ही सो गया था। शाम में मन्नत काफ़ी देर तक सोती रही थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। जब तक वो जाग रही थी तब तक वो अर्जुन से थोड़ी दूरी ही थी, लेकिन उसके सोते ही अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। वो अर्जुन के चेहरे को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसे कल का उसे अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाना याद आ रहा था, पर फिर उसकी बातें याद करते हुए उसका चेहरा हल्का सा गंभीर हो गया। उसे याद आया कि कैसे अर्जुन ने प्राची ठाकुर को अपनी मां मानने से इनकार कर दिया था। वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि अर्जुन नींद में कसमसाया। वो उससे दूर होने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसे और भी ज़्यादा ज़ोर से अपनी बाहों में भर लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मन्नत बेचैन होते हुए बोली। यूं खुली आंखों में इन दोनों का इतने करीब होना अब उसे थोड़ा सा बेचैन कर रहा था। मन्नत एक बार फिर से पीछे की तरफ हटने को हुई तो
इस बार फिर से अर्जुन ने उसे रोक लिया और बोला, क्या हुआ, दूर क्यों जा रही हो? अच्छा नहीं लग रहा है मेरे पास? उसकी बात सुनकर तो मन्नत की धड़कन और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई। अब वो उसे क्या जवाब दे कि उसे कैसा महसूस होता है। कोई उसे छूता भी था तो उसे घुटन होती थी, लेकिन अर्जुन की बाहों में उसे अपनी सांसें भी महसूस होती हैं। उसने बस अपनी नज़रें झुका ली तो अर्जुन ने उसका चेहरा अपने पास किया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे देखने लगा। लेकिन मन्नत में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि नज़रें उठाकर उसकी तरफ देख सके। वो बस नज़रें झुकाए उसके सामने लेटी रही। तो अर्जुन ने आगे बढ़कर उसका माथा चूमा और बोला, नहा कर तैयार हो जाओ, आज हम बाहर चलेंगे। उसकी बात सुन मन्नत ने जल्दी से नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। वह उसे अपने साथ बाहर लेकर जाएगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, लेकिन अगले ही पल वो एक्साइटमेंट मायूसी में बदल गई। उसे बाहर जाने से डर लग रहा था, कहीं किसी ने उसे अर्जुन के साथ देख लिया तो। उसे यकीन था कि चंदाबाई के आदमी अभी भी उसे और आरजू को ढूंढ रहे होंगे। उनके लिए अपने चंगुल से निकली हुई लड़की को ढूंढना एक मकसद होता था, जिसे वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ते थे। अगर किसी ने उसे देख लिया या फिर किसी और ने उसे पहचान लिया तो सोचकर ही उसे डर लगने लगा था। और उसके चेहरे पर मायूसी देखकर अर्जुन कुछ कुछ तो समझ रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वो मुझे लगता है मेरी तबीयत। मन्नत सोचकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। चुप, फालतू का बहाना बनाने की सोचना भी मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अर्जुन के होते हुए उसकी मन्नत को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इस एक लाइन ने मन्नत का दिल और भी ज़ोरों से धड़काना शुरू कर दिया था। उसकी आंखें बस अर्जुन को देखती रहीं और दिल अर्जुन का नाम लेकर धड़कने लगा। अचानक ही उसे अपना शरीर भी गर्म होता हुआ महसूस हो रहा था। पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे थे। आज तक उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने सीने से लगाया और फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आई प्रॉमिस, मैं कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। बस तुम मुझ पर यकीन रखना। ये बात कहते वक्त उसकी धड़कनें मन्नत को भी महसूस हो रही थी। चंदाबाई का कोठा। चंदाबाई के सामने मंगल और उसके आदमी खड़े थे और चंदाबाई उन्हें घूर कर देख रही थी। उसने अपने पास रखा हुआ एक गिलास मंगल की तरफ फेंका तो उसने सारा पानी मंगल के मुंह पर जाकर गिरा, लेकिन वो फिर भी सिर झुकाए खड़ा रहा। चंदाबाई अपनी जगह से उठी और उसके पास आकर उसके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए बोली, आकाश उड़ा ले गया उन लड़कियों को या पाताल खा गया उन हराम की लौंडियों को। मन तो करता है कि तुझे जिंदा दफना दूं, लेकिन जब तक मुझे वो लड़कियां मेरे कोठे पर दिखाई नहीं देती तब तक मैं ऐसा भी नहीं करूंगी, क्योंकि उन्हें तू ही मुझे वापस ला कर देगा। मुझे सिर्फ वो लड़कियां चाहिए, जिंदा या मरी हुई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जिंदा हुई तो कस्टमर उनके साथ मज़े करेंगे, अगर लाशों से बनकर आई तो मेरे कुत्ते उन्हें खाकर अपना पेट भरेंगे। बस मुझे वो लड़कियां किसी भी कीमत पर मेरे सामने चाहिए। उसकी बातें सुनता हुआ मंगल काँप रहा था। वो बिना सिर ऊपर उठाए ही बोला, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए भाई, वो दोनों लड़कियां मैं आपके कदमों पर लाकर रहूँगा। वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे जल्द से जल्द वो लड़कियां इस कोठे पर चाहिए, चंदाबाई ने कहा और फिर अपने मुंह में पान रखकर हल्का सा मंगल के ऊपर थूक कर वहाँ से चली गई। शेखावत मेंशन। 10 बज चुके थे। आरजू नहा कर तैयार हो चुकी थी। अति जाने से पहले उसके कमरे में आई थी और उसे कुछ और कपड़े और उसकी बाकी सारी ज़रूरत का सामान उसे देकर गई थी और उसे कह कर गई थी कि अपना ध्यान रखना। अति का इतना अच्छा बर्ताव देखकर आरजू की आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें
अति ने अपने हाथों से साफ किया था और उसे मुस्कुराते रहने का बोलकर चली गई थी। आरजू मुस्कुराने लगी, लेकिन अब उसके मुस्कुराने की वजह कुछ और थी। वो तक्षक के बारे में सोच रही थी कि कैसे कल उसने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर भी लेकर गया। इसका मतलब उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये बात उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज चुके थे और ये वक्त नाश्ते का होता है। तो वो एक नज़र ड्रेसिंग में खुद को देखकर नीचे जाने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। वो किचन में आई और सर्वेंट की तरफ देखने लगी। वहाँ पर 2 लड़कियाँ खाना बना रही थी। वो चुपचाप उनके पीछे खड़ी थी, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि आरजू वहाँ पर है। उनमें से एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोली, हमें नाश्ता तो बना लिया, लेकिन तक्षक सर तो हमारे हाथ का बना खाते ही नहीं हैं। वो तो अपनी बेबी डॉल के हाथों का बना खाना ही खाते हैं, तो उन्हें नाश्ता कौन बना कर देगा? क्या वो आज बिना नाश्ता किए ही ऑफिस जाएंगे? उसकी बात सुनकर दूसरी बोली, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने उनके लिए खाना बनाया तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा और फिर हमें ही नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए हम नाश्ता बना देते हैं, लेकिन उन्हें खाने के लिए नहीं कहेंगे। उसी वक्त उनमें से एक की नज़र अपने पीछे खड़ी आरजू पर गई, तो वह दोनों चुप हो गई, पर आरजू अभी भी उन दोनों को देख रही थी। कुछ देर बाद तक्षक ऑफिस के लिए तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया और फिर आरजू के कमरे में जाने लगा, लेकिन फिर जाते जाते रुक गया, ये सोचकर कि उसके पास ना ही कोई बहाना है और ना ही वो बार बार ऐसे उसके कमरे में जा सकता है। हल्का सा मायूस होकर वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया और फिर बाहर की तरफ जाने लगा, तो एक सर्वेंट ने उसे रोका और बोली, तक्षक सर, आपका ब्रेकफास्ट। उसके रोकने पर तक्षक ने उसे घूर कर देखा और उसे यूं खुद को घूरते हुए देख उस सर्वेंट के हाथ पैर कांपने लगे। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि मुझे सिर्फ मेरी बेबी डॉल के हाथों से खाना खाना होता है, उनके अलावा मुझे किसी का बनाया खाना नहीं पसंद, और आज के बाद मुझे रोकने की हिम्मत भी मत करना। आई हेट इट। इतना कहकर उसने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे, पर वो आरजू मैडम ने बनाया था खाना, उस सर्वेंट ने पीछे से कहा। लेकिन तब तक तक्षक काफ़ी आगे बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी उसे ये बात साफ सुनाई दी थी। एकदम से ही उसकी धड़कनें बढ़ गईं और उसके कदम रुक गए। वो वापस घूमा और किचन के दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहां उसे मिरर विंडो में आरजू दिखाई दे रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे। वो हल्का सा उन्हें अपनी जीभ से तर करते हुए बोला, वैसे मुझे भूख लग रही है, तो सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट करके ही चला जाऊँ। इतना कहते हुए ही वो डाइनिंग टेबल पर आ चुका था, तो उसे वहाँ देखकर आरजू की भी धड़कनें बढ़ने लगीं। वो जल्दी से पीछे की तरफ हो गई और अपने बनाए हुए खाने की तरफ देखने लगी। उसने एक सर्वेंट को जल्दी से खाना सर्व करके दिया ताकि वो तक्षक के पास लेकर जा सके, लेकिन उस सर्वेंट ने साफ मना कर दिया। उन्हें अपनी नौकरी प्यारी थी। अगर तक्षक गलती से भी उनके हाथों में अपना खाना देख लेता तो खाना बाद में साइड करता, पहले उन्हें इस घर से बाहर निकाल कर फेंक देता। उनके इस तरह मना करने से आरजू बस उनकी तरफ देखती ही रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे तक्षक के सामने खाना लेकर जाना पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसे शर्म आ रही थी। उसने दूसरे सर्वेंट की तरफ देखा तो उसने भी साफ मना कर दिया। अब आरजू की सांसें सूखने लगीं, लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आई, प्लीज़ थोड़ा जल्दी करो, मुझे ज़रूरी मीटिंग में जाना है। उसे मीटिंग की जल्दी थी या दिल की बेताबी, पता नहीं, पर इंतज़ार था आँखों को आरजू का। अब आरजू भी क्या ही करती। उसने ट्रे उठाई और धीमे धीमे कदमों से बाहर की तरफ आने लगी। उसके हाथ काँप रहे थे, बड़ी ही मुश्किल से बढ़ती हुई धड़कनों के साथ, और डाइनिंग टेबल पर आई और फिर बिना तक्षक की तरफ देखे
सारा खाना टेबल पर रखने लगी। उसके बाद उसने नज़रें झुकाए ही तक्षक के सामने प्लेट रखी और उसमें थोड़ा सा पोहा सर्व किया। तक्षक इतना करीब होने पर उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। वो बस जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहती थी। पोहा सर्व करने के बाद उसने जूस का जग उठाया और तक्षक के सामने रखे गिलास में उसे डालकर पीछे की तरफ हटने लगी। वो भले ही तक्षक को नहीं देख रही थी, लेकिन तक्षक की नज़रें एक पल के लिए भी उस पर से हटी नहीं थी। उसकी खुद की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आरजू पीछे हटने ही वाली थी कि तक्षक ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके यूं हाथ पकड़ लेने से आरजू ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। तक्षक ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर की तरफ कर दिया। तो आरजू का दिल और भी ज़्यादा ज़ोरों से धक धक करने लगा। एक बार फिर से किचन की तरफ जाने लगी और बोली, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में खा लूँगी। लेकिन तक्षक ने एक बार फिर से उसका हाथ कस कर पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, काम बाद में भी हो जाएगा और यहाँ काम करने के लिए बहुत सर्वेंट हैं, चुपचाप बैठो। उसका यूं इतने हक से बैठने के लिए कहना आरजू के रोंगटे खड़े कर गया। खुद को संभालती हुई वो चेयर पर बैठ गई तो तक्षक ने उसके सामने प्लेट रखी और उसमें भी नाश्ता सर्व किया। आरजू को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। उसने अपने हाथों में चम्मच लिया और थोड़ा थोड़ा खाने लगी। उसे खाते हुए देख तक्षक ने भी खाना शुरू कर दिया था। अगर उसका बस चलता तो आरजू को अपने हाथों से खिला देता, लेकिन फ़िलहाल वो ऐसा कर नहीं सकता था। उसने अपना नाश्ता ख़त्म किया और फिर अपनी जगह से उठा और हाथ धोकर वापस दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर रुका और बिना आरजू की तरफ देखकर ही बोला, पोहा अच्छा बना था। उसकी बात सुनकर आरजू मुस्कुराने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने ना जाने उसे क्या ही इनाम दे दिया हो। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी, जबकि तक्षक का चेहरा दूसरी तरफ था। वो उसकी तरफ घूमा नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो आरजू को देखेगा तो वो उसकी तरफ नहीं देखेगी। इसलिए वो उसे अपने सामने लगे मिरर में से देख रहा था और उसे मुस्कुराते हुए देख तक्षक भी मुस्कुरा रहा था। अब वो आगे बोला, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, अगर हो सके तो खाना बना कर रख देना। इतना कहकर एक नज़र फिर से आईने में आरजू को देखकर वो वहाँ से चला गया। आरजू मुस्कुराते हुए उसे जाते देख रही थी और उसके दिमाग में चल रही थी ये बात कि उसे रात को बनाना क्या है। ठाकुर मेंशन। मन्नत आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। इस वक्त उसने एक रेड कलर की नेट वाली साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन भी चेंजिंग रूम से चेंज करके आया और आईने के सामने खड़ा हो गया तो मन्नत की धड़कनें बढ़ गईं। अब तो वो अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाई। वैसे तो वो लगभग से तैयार थी, लेकिन मंगलसूत्र पहनना रह गया था। उसने नहाते वक्त मंगलसूत्र निकाल दिया था। उसे उस साड़ी में देखकर अर्जुन की नज़रें भी उस पर टिकी हुई थी। वो आईने के सामने उसके पीछे खड़ा उसे ही देख रहा था और उसकी नज़रें खुद पर मन्नत को बहुत अच्छी तरह से महसूस हो रही थी। सांसों का तूफान दोनों के ही सीने में उठा हुआ था। मन्नत ने ड्रेसिंग पर रखा हुआ मंगलसूत्र उठाया और उसे पहनने लगी। उसने हुक बांधने के लिए अपने हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया ही था कि उसके हाथ क्या वो पूरी कांप उठी। अर्जुन ने उसके हाथों से वो मंगलसूत्र को पकड़ लिया था। उसने आईने में से अर्जुन की तरफ देखा, जिसकी नज़रें उसकी गर्दन पर टिकी हुई थी। उसने मन्नत के सारे बालों को एक तरफ कर दिया था और अब उसके गले में वो मंगलसूत्र पहना रहा था। मन्नत की गोरी गर्दन उसके बिल्कुल सामने थी। मन्नत को उसकी उंगलियां अपनी गर्दन पर चलती हुई महसूस हो रही थी। वो पूरी तरह से सिहर रही थी। मंगलसूत्र बांधने के बाद भी अर्जुन ने अपने हाथ नहीं हटाए और अब अपने दोनों हाथों को उसके कंधों पर रख दिया तो मन्नत एक बार फिर से कांप उठी। अर्जुन हल्का सा झुका और अगले ही पल उसके होंठ मन्नत की गर्दन पर थे।
एक गर्म सांसों से भरी आह मन्नत के होठों से निकली। उसने अपनी मुट्ठियों में ही अपनी साड़ी को भींच लिया था। उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद अर्जुन उससे अलग हुआ और बोला, चलें? तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और महसूस करने लगी कि सिर्फ अर्जुन के होठों के एक स्पर्श ने ही उसे सुकून के किस दुनिया में पहुंचा दिया था। उसे खामोश देखकर अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले आया। प्राची ठाकुर अपने हॉल में ही थी और एक किटी पार्टी में जाने के लिए घर से बाहर जा रही थी। उसकी नज़र अर्जुन और मन्नत पर गई तो उन्हें देखते ही रह गई। दोनों एक साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। और अर्जुन ने जिस तरह से मन्नत का हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, वो देखकर तो उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। मन्नत ने एक नज़र उन्हें देखा, लेकिन फिर अर्जुन के डर से जल्दी से उन पर से अपनी नज़रें हटा ली। राठौड़ इंडस्ट्रीज़। निर्भय अपने सामने खड़े कुछ आदमियों को बुरी तरह से डांट रहा था, क्योंकि उनकी वजह से उसे एक प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। उसकी घूरती हुई नज़रें उन सब को घूर रही थी और वो आदमी भी खड़े खड़े अपनी जगह पर कांप रहे थे। अपने सामने रखी वही फाइल निर्भय ने उठाई और उन सब के मुंह पर दे मारी और गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, गेट आउट फ्रॉम माई कैबिन ब्लडी इडियट्स। उसके कहते ही वो सभी आदमी लाइन बनाकर कैबिन से बाहर निकल गए। निर्भय अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन अचानक ही उसका फ़ोन बजा और ये फ़ोन उसका पर्सनल था। एक गहरी सांस लेकर उसने फ़ोन रिसीव किया और सामने फ़ोन पर तारा थी। ये एक वीडियो कॉल थी। तारा इस वक्त अपने कमरे में थी और उसका मन निर्भय को देखने को हो रहा था। फ़ोन से पहले नहीं था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन रिसीव किया, उसका चेहरा एकदम से नॉर्मल हो गया और होठों पर एकदम कूल एक्सप्रेशंस थे। वो मुस्कुराते हुए तारा की तरफ देख रहा था, जो इस वक्त फ़िलहाल टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने अपने बेड पर लेटी हुई थी और लैपटॉप के ज़रिए वीडियो कॉल कर रही थी। वो पूरी तरह से तारा को देख सकता था। तारा उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आज रात अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लब जाना है एंड आई वांट माई डैडी टू बी विद मी। उसकी बात सुन निर्भय ने उसकी तरफ हल्की नाराज़गी से देखा और बोला, सॉरी बबलगम, लेकिन ना ही तुम क्लब जाओगी और ना ही मैं वहाँ पर आऊँगा। तारा गुस्से से बोली, पर क्यों? तुम जानती हो बबलगम, ये तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं और अब तुम बिल्कुल जिद नहीं करोगी। मैंने एक बार कह दिया तुम क्लब नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। उसकी बात सुनकर अब तारा को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो बिल्कुल अपने लैपटॉप के करीब हुई और निर्भय को देखते हुए बोली, मैं जाऊंगी और आपका इंतज़ार भी करूंगी एंड यू हैव टू कम डैडी, बाय। इतना कहकर उसने लैपटॉप सीधा बंद कर दिया तो निर्भय बस अपने फ़ोन की तरफ देखता रह गया। वो पहले ही इतना ज़्यादा गुस्से में था और अब तो उसका दिमाग घूमने लगा था। द सिटी मॉल। अर्जुन मन्नत का हाथ पकड़कर उसे मॉल के अंदर लेकर आया था। मन्नत अपने आसपास देख रही थी। आज पहली बार वो मॉल आई थी। आज तक कभी मॉल आना तो दूर, बस किसी बाज़ार भी नहीं गई थी। एक जिस्म के बाज़ार को छोड़कर, जहाँ इज़्ज़तदार लोग इज्जत खरीदने आते हैं और जिनकी इज्जत की नीलामी लगती है, उनसे इजाज़त तक नहीं ली जाती। अर्जुन उसे लेकर एक्सेलरेटर तक आया तो मन्नत सामने की तरफ देखती ही रह गई। वहाँ पर कुछ लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे और वो हैरानी से उनके पैरों की तरफ देख रही थी। उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने उसे यूं हैरान होते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें डर लग रहा है? क्या हम किसी दूसरे रास्ते से नहीं जा सकते? मन्नत अभी भी उन्हें अपने आप चलती हुई सीढ़ियों की तरफ देखती हुई बोली तो अर्जुन की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। अब उसने उसका हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया और बोला, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डर क्यों रही हो? नहीं,
मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी यहाँ पर, ऐसे मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ आप किसी और रास्ते से मुझे ले चलिए ना। मन्नत बिल्कुल मासूमियत से बोली। उसे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे यूं बच्चों की तरह डरते हुए देख अब अर्जुन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, लेकर तो तुम्हें मैं जाऊंगा, लेकिन इसी रास्ते से, पर तरीका अब ये होगा। उसके यूं अचानक ही गोद में उठा लेने से मन्नत एकदम से सहम गई। उसने उसकी शॉर्ट को भी अपनी मुट्ठियों में भींच लिया था। अर्जुन उसे लेकर एक्सेलरेटर पर आ गया था, तो अब मन्नत और भी ज़्यादा डरने लगी थी। उसने अपना चेहरा भी अर्जुन के सीने में छुपा लिया था। अर्जुन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शेखावत बिजनेस एम्पायर। तक्षक आज अपने लिए न्यूज़ सेक्रेटरी का इंटरव्यू ले रहा था। वैसे तो ये काम उसके मैनेजर को करना था, लेकिन अब ये काम खुद तक्षक कर रहा था, क्योंकि इस बार वो ऐसे ही किसी को अपनी सेक्रेटरी की जॉब पर नहीं रखना चाहता था। एक लड़की कैबिन नॉक करने के बाद अंदर आई, तो तक्षक ने उसे सामने बैठने के लिए कहा। वो अब तक 50 कैंडिडेट से मिल चुका था, लेकिन उसे कोई भी लड़की परफेक्ट नहीं लग रही थी। वो लड़की अंदर आकर उसके सामने बैठ चुकी थी, लेकिन तक्षक का ध्यान उस पर था ही नहीं, क्योंकि उसका ध्यान आरजू पर अटका हुआ था। वो लड़की इंतज़ार करती रही उसके बोलने का, लेकिन जब वो कुछ नहीं बोला तो वो खुद बोली, सर माय नेम इज़ दिशा। नाम? तक्षक हैरानी से बोला। यस माय नेम। वो लड़की बोली तो तक्षक ने अपने सिर पर अपना हाथ मारा और बोला, ओह शिट, ये मैं कैसे भूल गया। मैंने आज तक उससे उसका नाम क्यों नहीं पूछा। बेबी डॉल और एमपी उसे एंजल बुलाते हैं और मैं स्नोफ्लेक, पर उसका नाम क्या है? अभी पूछूं क्या? पर कैसे? ओह शिट, नाउ आई कांट वेट, आई वांट टू टॉक टू हर, बट हाउ? वो लड़की उसे खुद से बातें करते देख हैरान हो रही थी। वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके बोली, सर आप मुझसे कुछ कह रहे हैं क्या? गेट आउट। तक्षक गुस्से में बोला तो वो लड़की अपनी जगह पर बैठी बैठी कांप गई। वो एक बार फिर से बोली, पर सर मैंने किया क्या है? आई सेड गेट आउट। तक्षक एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाया तो वो लड़की जल्दी ही वहाँ से 9-2-11 हो गई। अब तक्षक के हाथों में उसका फ़ोन था, लेकिन वो फ़ोन मिलाए कैसे? तक्षक अपने कैबिन में बैठा अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। उसे आरजू से बात करनी थी, लेकिन उसे बात करने के लिए वो फ़ोन किसे मिलाए? आरजू के पास तो फ़ोन नहीं था। उसे आरजू से उसका नाम पूछना था, और इस वक्त वो उसका नाम जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहा था। तारा को फ़ोन करने का तो ऑप्शन भी नहीं था उसके पास। वो जानता था कि वहाँ पर सिवाय जशन की तरह टांग खींचने के अलावा और कुछ नहीं होगा। कुछ सोचते हुए उसने घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया। आरजू हॉल में बैठे टीवी देख रही थी। फ़िलहाल घर पर कोई भी नहीं था। तारा भी शॉपिंग पर गई हुई थी और जशन और अति तो पहले ही जा चुके थे। उसका कमरे में मन नहीं लग रहा था, तो वो नीचे हॉल में आ गई और टीवी देखने लगी। उसे टीवी देखते हुए सब लोग हैरान हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसे टीवी देखने नहीं बैठता था। कुछ सर्वेंट तो उसके पास ही आकर बैठ चुके थे। लैंडलाइन फ़ोन बजा तो सबके कान खड़े हो गए। एक सर्वेंट ने जाकर फ़ोन रिसीव किया, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। वो कुछ देर हेलो हेलो बोलती रही और फिर फ़ोन पटक कर वापस आ गई। आरजू ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, किसका फ़ोन था? तो उस सर्वेंट ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, पता नहीं, आवाज़ नहीं आई। अगर ज़रूरी होगा तो दोबारा आ जाएगा। अभी वो इतना कह ही रही थी कि एक बार फिर से फ़ोन बजा। वो जल्दी से फ़ोन उठाने के लिए गई। एक बार फिर से उसने फ़ोन रिसीव किया और हेलो हेलो बोलती रही, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। एक बार फिर से फ़ोन पटक कर वो वापस टीवी की तरफ आ गई। अभी वो आकर बैठी ही थी कि एक बार फिर से फ़ोन बजा। इस बार वो उठने ही वाली थी कि आरजू ने उसे हाथ दिखाकर रोका और बोली, मैं देखती हूँ।
इतना कहकर वो फ़ोन के पास आई जो अभी भी बज रहा था। उसने फ़ोन रिसीव किया और बोली, हेलो। उस आवाज़ को सुनकर कान से फ़ोन लगाकर बैठे शख्स के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नज़र अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर वापस से उस कान पर लगाते हुए बोला, हेलो। जब आपको बात ही नहीं करनी तो आप बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो? आरजू ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। तक्षक उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मुझे तो बात करनी है, लेकिन सामने से जब आवाज़ ही नहीं आएगी तो मैं क्या बोलूँगा? अच्छा ऐसा क्या? लेकिन जिन्होंने फ़ोन उठाया था वो तो बोल रही थी आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। लेकिन मैं तो बोल रहा था। तक्षक अपनी हंसी रोकते हुए बोला। आरजू फिर से बोली, ठीक है, अब आप बताइए आपको किससे बात करनी है? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? तक्षक ने पूछा। मैं हूँ, आप कौन हैं? आरजू फिर से बोली, मैं भी मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हारे वाले मैं का नाम क्या है? मैं अपना नाम क्यों बताऊँ? फ़ोन आपने किया है तो आप ही अपना नाम बताइए। आरजू हल्का सा करते हुए बोली। उसकी बातें सुनकर तक्षक लगातार मुस्कुरा रहा था। वो बोला, अगर मैंने तुम्हें अपना नाम बता दिया तो तुम फ़ोन रख कर भाग जाओगी? क्यों, आपका नाम शेर है क्या जो मैं डर कर भाग जाऊंगी? वो तुनक कर बोली, नहीं, शेर तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरा नाम सुनते ही तुम भाग जाओगी। तक्षक ने कहा। अब उसकी बातें सुनकर आरजू को गुस्सा आने लगा। वो हल्के गुस्से में बोली, मैंने कहा ना मैं नहीं बोलूँगी। आप अपना नाम बता रहे हैं या नहीं? वरना मैं फ़ोन रख दूँगी और इस बार आपका फ़ोन कोई भी नहीं उठाएगा, फिर आप चाहे शेर हैं या फिर गधे। उसके मुंह से अपने लिए गधा सुनकर तक्षक को गुस्से की जगह हंसी आने लगी। वो मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर बोला, अच्छा ठीक है, मैं अपना नाम बता दूंगा, लेकिन पहले तुम अपना नाम बताओ, मुझे तुम्हारा नाम जानना है। क्यों, तुम्हें मेरा नाम क्यों जानना है और मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं? हाँ, बड़े ही बदमाश इंसान हो। पर मैंने तो कोई बदमाशी की ही नहीं। तक्षक जल्दी से बोला। अच्छा, और जो अब कर रहे हो वो क्या है? मुझे फ़ोन करके मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हो, लेकिन अपना नाम नहीं बता रहे। ऐसे कोई करता है क्या? वो मासूमियत और नाराज़गी के मिले जुले भाव से बोली। वैसे तो उसकी बातों से तक्षक को हंसी आ रही थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा गंभीर होकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपना नाम बता देता हूँ, लेकिन फिर तुम्हें भी अपना नाम बताना पड़ेगा। अब बताओगी ना? तक्षक की बात सुन आरजू कुछ सोचने लगी और फिर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब बताओ अपना नाम। तक्षक सिंह शेखावत। तक्षक ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा और नाम सुनते ही आरजू के हाथों से फ़ोन छूट गया। उसके होश उड़ चुके थे। उसने जल्दी से फ़ोन ढंग से वापस नीचे रखा और अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। तक्षक का नाम सुनकर ही उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। ना जाने कितनी देर से वो बकवास कर रही थी और सामने तक्षक था। ये बात सोचकर ही उसे अब अजीब लग रहा था। ना जाने वह उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। उसने उसे गधा भी बोला और बदमाश भी। अगर उसे गुस्सा आया होगा तो। फ़ोन कटने पर तक्षक ने हैरानी से अपने फ़ोन की तरफ देखा। वो जानता था ऐसा ही होगा और ये सोचकर अब वो एक बार फिर से हंसने लगा। अब उसे इंतज़ार था रात होने का, जब वो घर जाएगा, क्योंकि नाम तो आज वो उसका जानकर ही रहने वाला था। सिटी मॉल। अर्जुन मन्नत को शॉपिंग करवा रहा था। उसने मन्नत को कुछ साड़ियाँ और प्लाजो सूट दिलवाए थे और अब उसे कुछ जीन्स टॉप दिलवा रहा था। अपने सामने जीन्स टॉप्स देखकर मन्नत उसे घूर रही थी। उसने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा सिंपल कपड़े पहनती थी। उसे यूं खुद को घूरते हुए देख अर्जुन बोला, क्या हुआ, पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, मन्नत ने कहा। ज़रूरी नहीं है जो पहले पहना नहीं वो अब भी नहीं पहन सकती।
अर्जुन ने कहा तो मन्नत एक बार फिर से उन कपड़ों की तरफ देखने लगी। अब अर्जुन उसके थोड़े से करीब आया और उसके कान में बोला, तुम नहीं पहनने तो मत पहनना, लेकिन अगर तुम पहनोगी तो मुझे पसंद आएगा। इतना कहकर वो हल्का सा पीछे हो गया। ना जाने क्यों उसकी बात सुनकर मन्नत के कान और गाल दोनों ही लाल होने लगे थे। उसकी धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। शर्माते हुए उसने अपनी नज़रें झुका ली तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सभी कपड़े पैक करवाए और फिर उन्हें ठाकुर मैंशन डिलीवर करवाने के लिए बोला और खुद मन्नत का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले आया। मन्नत को तो अभी भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। सामने एक बार फिर से एक्सेलरेटर थे जिन पर चढ़कर अब उन्हें ऊपर जाना था। अर्जुन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो मन्नत एकदम से पीछे होते हुए बोली, नहीं, मैं अपने आप चल लूँगी, बस आप मेरा हाथ पकड़ लेना। क्यों, गोद में उठाने में क्या प्रॉब्लम है? अर्जुन ने पूछा। मन्नत बहुत ही धीमे से बोली, सब देखते हैं हमारी तरफ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में। उसकी बात सुनकर अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और फिर एक बार फिर से उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, मुझे लोगों की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर मन्नत बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। इतना तो वो जानती थी कि उसे लोगों की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी खुद की सोच ऐसी होगी वो ये नहीं जानती थी। आज तक वो अर्जुन को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसे समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि उससे सुलझा हुआ इंसान शायद कोई और होगा ही नहीं। वो लगातार अर्जुन को देख रही थी और अर्जुन उसकी नज़रें खुद पर पाकर अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस कर रहा था। वो दोनों कैफेटेरिया में आए और अर्जुन उसे टेबल पर बिठाकर खुद फूड ऑर्डर करने चला गया। अभी वो अपने लिए ऑर्डर कर ही रहा था कि एक शख्स उसके पास आकर खड़ा हुआ तो अर्जुन ने उसके साथ अपना हाथ मिलाया और उससे बातें करने लगा। मन्नत जो अभी तक अपनी नज़रें झुकाए बैठी थी, उसने जब अर्जुन की तरफ देखा तो एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो अपनी जगह पर बैठी बैठी कांपने लगी। उसने अपनी चेयर को भी कसकर पकड़ लिया था। उसके होंठ सूखने लगे थे। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अर्जुन उस शख्स से बातें करता हुआ उसकी तरफ घूमा और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके साथ साथ ही वो शख्स भी मन्नत की तरफ आ रहा था। उन्हें अपनी तरफ आते देख तो मन्नत को और भी ज़्यादा पसीना आने लगा। उसने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया और आसपास की तरफ देखने लगी तो उसे कुछ ही दूरी पर वॉशरूम बने हुए दिखाई दिए। वो जल्दी से वहाँ चली गई। अर्जुन की नज़र उस पर गई तो एकदम हैरान रह गया। उसने अपने साथ खड़े आदमी को एक्सक्यूज़ मी कहा और फिर उसके पीछे पीछे गया। मन्नत वॉशरूम के अंदर जाने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया तो मन्नत ने जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया। लेकिन जब उसने अपने सामने अर्जुन को देखा तो एकदम से उसके सीने से लग गई और रोने लगी। उसे यूं रोते हुए देख अर्जुन और भी ज़्यादा हैरान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मन्नत को अचानक से हुआ क्या, लेकिन फ़िलहाल वो उसे चुप कराने में लगा हुआ था। वो बड़े ही प्यार से उसके सिर को सहला रहा था, पर मन्नत लगातार रोए जा रही थी। द डर्टी वाइब क्लब, पूरा क्लब लोगों से खचाखच भरा हुआ था और म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा लाउड था। लड़के और लड़कियां अपने हाथों में ड्रिंक्स लिए ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे तो कुछ लोग म्यूज़िक पर डांस कर रहे थे। हर कोई वहां पर नशे में झूलता हुआ नज़र आ रहा था। तारा अपनी फ्रेंड मनीषा और सासा के साथ क्लब के अंदर एंटर हुई और सीधा ड्रिंक्स काउंटर की तरफ बढ़ गई। मनीषा उसे देखते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए? मेरी ड्रिंक करने में क्या प्रॉब्लम है? तारा हैरानी से बोली। सासा मुस्कुराई और बोली, तुम ड्रिंक करती हो तो तुम्हें होश नहीं रहता और तुम्हें संभाल पाना हमारे बस की बात तो बिल्कुल नहीं। उसकी बातें सुनकर तारा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें मुझे संभालने की ज़रूरत भी नहीं है।
मुझे संभालने के लिए माई डैडी आते ही होंगे। पर तूने तो कहा था कि उन्होंने आने से मना कर दिया। हाँ, मना तो किया था, लेकिन वो ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ बबलगम हो वहाँ डैडी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नाउ जस्ट एंजॉय। कहते हुए उसने अपने सामने रखे 2 शॉट्स उठाए और दोनों एक बार में ही पी लिए। शेखावत मेंशन। तक्षक की गाड़ी शेखावत मेंशन में एंटर हो चुकी थी और आवाज़ सुनकर ही किचन में खड़ी आरजू की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसने मिरर विंडो पर देखा जहां तक्षक उसे अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा था और उसे देखकर वो जल्दी से पीछे हो गई, लेकिन तक्षक की नज़र उस पर आ चुकी थी। वो मुस्कुराया और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो दरवाजे के पीछे खड़ी आरजू हैरानी से उसे देखती रही।